हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। आई एम सो सॉरी, मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी क्योंकि मैं गांव गई हुई थी और गांव में मेरे मोबाइल का टावर बिल्कुल भी नहीं था, जिसके कारण मैं कोई भी वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। जिसको मैं डाउनलोड करके रखी हुई थी वो भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, ओके। तो आज से मैं जो टॉक्सिक हस्बैंड है उसका आगे का पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। और जो भी मतलब जो भी इसका वेट कर रहा था उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। आज से मैं इसका अपलोड कर रही हूँ, ओके। और हाँ, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, उसके लिए मुझे माफ़ करना, ओके। तो चलो हम आज ही का आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग युआन को देखकर बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और उसने 3 साल पहले क्या हुआ था वो सब बातें वो सपने में सोच रहा था। विंग के उठने से पहले हमारा छोटा सा युआन उठ बैठा था और वो अपने आप में ही फ्रेश होने चला गया था। हमारा छोटा सा युआन अपना फ्रेश होने के बाद अपना मेडिटेट करता है और फिर अपने छोटे से तलवार को लेकर वो बाहर की तरफ जा रहा था। पर उसी टाइम हमारे विंग ने उसे रोक लिया था, उसके कमर से पकड़कर उसे अपने गोद में बैठा लिया था और वो उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और वो भी इस तलवार को लेकर। युआन अपनी मम्मा को देखता है और कहता है, मम्मा सुबह हो चुकी है, हमें बाहर जाना चाहिए, रूम में ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए, मैं बाहर जाकर प्रैक्टिस करने वाला था। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए उस तलवार को साइड रखता है और कहता है, युवान, आज से तुम सुबह सुबह इस तलवार को लेकर बाहर युद्ध करने या फिर प्रैक्टिस करने नहीं जाओगे। आज से तुम तुम खेलना कूदने जाओ। तुम्हें पता भी है मैं बचपन में कैसा था। मैं बचपन में उठकर सीधा खेलने भाग जाया करता था। मैडम यू मुझे डांटा तो करती थी, पर मैं खेलने भी भागता था क्योंकि मुझे पता है अंकल जियांग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो मुझे आंट यू से बचा लिया करते थे। तुम्हें पता है खेलने कूदने से हमारी सेहत और भी अच्छा रहता है। हमेशा हमें तलवार ही नहीं सीखना रहना चाहिए, हमें तो बाहर जाकर खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग, हमारी बॉडी अच्छी रहेगी। तो तुम भी आज से तुम भी जाओ, खेलो कूदो, ये तलवार को लेकर बाहर अपने प्रैक्टिस करने में मत लग जाओ, ओके। और मुझसे वादा करो आज से तुम अब से तलवार को नहीं छुओगे। जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक इस तलवार को मत छूना, ओके। ये सुनकर युवान कहता है, पर मम्मा। पर युवान की बात को काटते हुए विंग कहता है, बेबी प्लीज़ अपनी मम्मा के लिए कर लो। मैंने पहले से ही एक गलती, बहुत बड़ी गलती कर ली जो तुम पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पर मैं अब ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस बचपन को अच्छे से खेलो कूदो, अच्छे से जियो। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा वो चाहते थे कि हर छोटा बच्चा अपने बचपना को अच्छे से जिए, और देखो आज उनका ही बेटा कैसे है। तुम्हें ये तलवार नहीं पकड़ना चाहिए, प्लीज़ मेरे लिए ऐसा कर दो, प्लीज़। ये बोलते हुए वो रोने लग गया था। युवान अपनी मम्मा मतलब कि विंग के आंसू साफ करता है और कहता है, ओके मम्मा, मैं आज से इस तलवार को नहीं पकड़ूंगा। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं पकड़ूंगा, ओके। पर आप रो मत ना। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और फिर अपना सर नोट करता है। युवान उसे गले से लगा लेता है और कहता है, मम्मा शांत हो जाओ, मैंने अब आपसे वादा किया है कि मैं अब तलवार को नहीं पकड़ूंगा, ओके। मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण कल ग्रैंडमा ने आपको डांटा था ना। ये सुन विंग अपना सर ना में हिलाता है और फिर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, अब जाओ तुम बाहर जाके खेलो अपने दोस्तों के साथ। युआन अपना सर हिलाता है और फिर वो विंग की गोद से उतरकर बाहर जाता है। पर बाहर जाने के बाद वो कंफ्यूज था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि युआन का ऐसा तो दोस्त कोई भी नहीं है। लैंड सेक्ट में बहुत सारे बच्चे हैं पर वो तो युआन के साथ खेलते ही नहीं, या बोलो तो युआन उनके साथ खेलता नहीं। युआन कुछ टाइम वहाँ पर खड़ा रहता है और फिर वो जंगलों की तरफ जाने लगा था, क्योंकि भले ही इंसान उसके दोस्त ना हो पर जानवर
जानवर उसके दोस्त हैं। वो बचपन में जब वो उसकी मम्मा मतलब कि विंग उसके पास नहीं रहता था, युवान अपने घुटनों में चलते हुए उसी तरफ चला जाता था और वहाँ जितने खरगोश थे वो उनके साथ खेलने लग जाया करता था। और तब से ही युवान की दोस्ती उन खरगोशों के साथ हो चुकी है। युवान उन खरगोशों के पास जाकर बैठ जाता है। जैसे ही उन खरगोशों ने युवान को देखा था, वो सारे खरगोश युवान को घेर लेते हैं और वो उसके गोद में खेलने लगे थे। ये देखकर युवान भी मुस्कुराता है और फिर उनके फर को फहराने लगा, उनके फर में हाथ फहराने लगा, उनसे बातें करने लगा और वो बताने लगा कि कैसे उसकी मम्मा रो रही थी, कैसे उसके डैडा को याद करते हुए उसकी मम्मा हर रोज़ रोती है, कैसे वो युवान को देखकर अपने डैडा के बारे में सोचती मतलब वांगजी के बारे में सोचता है। ये सब बातें युवान उन खरगोशों से बता रहा था। वो खरगोश भी ऐसे सुन रहे थे जैसे वो युवान की बातें समझते हो। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने आप को फ्रेश करके बाहर ही आया था। वो युवान को ढूंढने लगा था कि आखिर युवान किन बच्चों के साथ खेलने गया है। यही सोचकर वो बाहर बाहर की तरफ जा रहा था जहाँ मेन क्लैन है। पर वो जाकर देखता है कि यहाँ पर युवान तो है नहीं। वो बच्चों से भी पूछता है कि क्या तुमने युवान को देखा, पर उसे पता चलता है कि यहाँ तो युवान आया ही नहीं। इसीलिए विंग वापस जिंगशी की तरफ जाता है, पर जिंगशी में भी युवान नहीं था। इसीलिए वो मैडम लैन के रूम की तरफ जाता है, पर वहाँ भी युवान नहीं था। इसीलिए विंग थोड़ा टेंस्ड हो गया था कि आखिर युवान गया कहाँ। वो पूरी जगह ढूंढने लग गया था। तभी उसे कुछ आवाज़ें आई युवान की बात करने की। विंग पीछे से मतलब कि जिंगशी के पीछे जो जंगल है वहाँ पर जाने लगा था। वो पीछे खड़ा होकर देख रहा था कि युवान उन खरगोशों के साथ कैसे बातें कर रहा है। तभी विंग सुनता है, तुम्हें पता है मम्मा ने मुझे कहा था कि मुझे दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, पर मैं किसके साथ खेलूं? मेरे तो कोई दोस्त है ही नहीं, कोई मेरे साथ खेलता नहीं है, कोई भी मेरे से बात नहीं करता, सारे लोग मुझे अवॉइड कर देते हैं, सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए मुझे उनके पास जाना अच्छा नहीं लगता। पर मुझे तुम्हारे पास खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम लोग मेरी सारी बात मानते हो, तुम सभी मुझसे बातें करते हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कुछ टाइम तक मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ खेलूँगा और फिर वापस ग्रैंडमा के पास चला जाऊँगा, ओके? ये बोलकर वो उनसे बातें कर रहा था और उनके साथ खेल रहा था। विंग पीछे से ये सब देखता है। उसे बुरा लगता है कि युवान का कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर विंग उसके पास जाता है और उसे पीछे से उठाकर अपने गोद में बैठा लेता है। युवान पहले शॉक हो गया था, पर वो जैसे अपने मम्मा को देखता है, वो अपनी आंखों को ब्लिंक करने लग गया था। विंग उसे देखकर बोलता है, बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पूरे लाइन क्लैन में ढूंढ लिया। ये सुनकर युवान कहता है, मम्मा मैं तो इन खरगोशों के साथ खेल रहा था, ये खरगोश बहुत क्यूट है। मैं बस ये बोलते हुए वो उन खरगोशों को देखता है। विंग कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये खरगोश पसंद है तो हम फिर से यहाँ आएंगे, पर अकेले यहाँ मत आया करो, यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, वो तुम्हें कुछ कर जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खो दूँ, ओके? तो आइंदा तुम आओगे तो मुझे बता के आना। ये सुनकर युवान अपना सर नोट करता है और फिर विंग उसे लेकर जाने लगा और उसको कहता है, युवान तुमने कहा कि तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है, क्यों? तुम तो लैंड क्लैन में जाते रहते हो ना, तो क्या वहाँ तुम्हारे कोई भी दोस्त नहीं है? ये सुनकर युवान अपना सर ना में हिलाकर बोलता है, नहीं मम्मा, वो सारी बड़ी बड़ी गगा हैं और साथ में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मेरे साथ नहीं खेलते। वो मुझे कहते हैं कि मैं राजकुमार हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं खेलेंगे। मुझे चोट लग गई तो आप लोग उन्हें सज़ा दोगे, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं खेलते। और साथ में मैं ये बोलते हुए उसकी आंखें भर आई थी। युवान को रोते हुए देखकर विंग उसके आंसू को साफ करता है और कहता है, बेबी क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा था क्या? ये सुनकर युवान अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं मम्मा, असल में वो जो गेम खेलते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद आता है, पर मुझे वो गेम खेलना नहीं आता, तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं उनके साथ नहीं खेलता। ये बोलकर वो रोने लगा था।
उसके आंसू फिसलने लगे थे, जिसे देखकर विंग उसके आंसुओं को साफ करता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो गेम सिखाऊंगा, फिर तुम भी अपने दोस्तों के साथ खेलना, ओके। और मैं उनको बता दूंगा कि हम अगर तुम्हें चोट लगेगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस तुम अच्छे से खेलना, ओके, उनके साथ, और अच्छे से दोस्ती करना। ये सुनकर युआन अपना सर हिलाता है। उसके बाद विंग युआन और सारे लोगों के साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद सारे लोग अपने अपने काम के लिए जाने लगे थे। विंग भी युआन को लेकर लैंड क्लैन जाता है। लैंड क्लैन में बच्चे एक जगह पर खेल रहे थे। विंग युआन को लेकर वहां जाता है। बच्चे विंग को देखकर रुक गए थे और वो विंग को ग्रीट करते हैं। विंग मुस्कुराते हुए उन्हें नोट करता है और फिर युआन को अपनी गोद से उतार कर वहां पर खड़ा कर दिया और बच्चे को अपने पास बुलाता है और फिर उन सभी से नाम पूछता है और फिर कहता है, आप लोग क्या खेल रहे हो। वो सभी बच्चे बताने लगे कि वो तो फुटबॉल खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और बहुत सारे गेम खेलते हैं। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, तो मैं तुम लोगों से कुछ बोल सकता हूँ क्या। ये सुन वो बच्चे अपना सर हिलाते हैं। तभी विंग कहता है, असल में मेरे बेबी को तुम लोगों से दोस्ती करनी है, पर उसे कैसे बोलना है वो समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं कहने आया हूँ, क्या तुम मेरे बेबी से दोस्ती करोगे। ये सुनकर वो बच्चे युवान की तरफ देखते हैं और फिर अपना सर हिलाते हैं। तभी एक बच्चा कहता है, पर राजकुमार, इनको तो चोट लग जाएगा, अगर ये खेलेंगे हमारे साथ तो हमें भी बहुत ज़्यादा चोट लगती है। अगर राजकुमार युवान को चोट लग गया तो आप लोग हमें सज़ा दोगे, हमारी मम्मा ने बताया था। ये सुनकर विंग उनको कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बच्चे हैं, खेलने कूदने में चोट लग जाती है, कोई भी आप लोगों को सज़ा नहीं देगा, ओके। तो आप लोग युवान को राजकुमार ना समझ के अपने दोस्त जैसा समझ लो। युवान भी आपके दोस्त बनना चाहता है, ना कि राजकुमार। ये सुनकर बच्चे युवान की तरफ देखते हैं। विंग युवान की तरफ देखता है और कहता है, युवान, उनसे दोस्ती करो, तुम्हें खेलना है ना, बताओ उन्हें। ये सुनकर युवान उन बच्चों को देखता है और कहता है, हाँ, मुझे तुम लोगों से दोस्ती करनी है, क्या मैं तुम दोनों का दोस्त बन सकता हूँ। ये सुनकर वो सारे बच्चे अपना सर नोट करते हैं और फिर युवान उन लोगों के साथ खेलने लग गया था। विंग खड़ा होकर ये देख रहा था। युवान के फेस में उसे स्माइल दिख रही थी। युवान खुलकर स्माइल कर रहा था। ये देखकर विंग को अच्छा लगता है और फिर वो युवान को कहता है, युवान बेबी, मैं क्लासेस लेने जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर खेल लेना, ओके, और उसके बाद तुम ग्रैंडमा के पास चले जाना। युवान भागते हुए अपना सर नोट करता है और फिर विंग वहाँ से चला गया था। युवान भी खेल रहा था। ऐसे ही टाइम बीतता है। युवान उसके बाद खेलने के बाद अपने दोस्तों के साथ ही उनके घर जाता है। युवान को अच्छा लग रहा था कि उनके दोस्त उसे राजकुमार न समझ के एक दोस्त की तरह, एक नॉर्मल दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फिर ऐसे ही दिन बीत गया। रात को सारे लोग डिनर करने बैठे हुए थे, पर युवान तो पहले से ही सो चुका था। पर विंग उसे अपनी गोद में उठा के लाता है और उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाता है, क्योंकि बच्चों को रात को खाना खिला कर ही सुलाना चाहिए। विंग उसे ज़बरदस्ती उठाता है और अपने हाथ से ही खिलाता है। विंग की गोद में ही युवान सो चुका था। तभी लैन कुरैन और चिंगेंजुन पूछते हैं कि आखिर युवान इतना थका हुआ क्यों दिख रहा है, आखिर वो इतनी जल्दी कैसे सो गया। ये सुनकर लैनी मुस्कुराते हुए कहती है, असल में आज युवान बहुत ज़्यादा थक गया है, क्योंकि वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। मैं पहली बार युवान को इतना खुश देखी हूँ। मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि इसी तरह मेरा बच्चा, ये बोलकर वो युवान के बालों को सहलाते हुए कहती है, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरा बच्चा इसी तरह खुश रहे और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे। ये बोलकर वो युवान को देखती है। सारे लोग खुश हो गए थे। वहीं विंग भी अपने खाने को छोड़कर युवान की तरफ देखता है। वो भी पहली बार युवान को इतना खुश देखा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और फिर वो सभी खाना खाते हैं। विंग को खाना खाते बन नहीं रहा था। तभी मैडम लैन कहती है, विंग दिखाओ, मैं युवान को बेड पे सुला देती हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं माँ, मैं सुला लूँगा। ये बोल वो जल्दी से अपना खाना फिनिश करता है और वो युवान को लेकर बेड की तरफ, मतलब कि रूम की तरफ चला गया था। वहीं दूसरी तरफ खाना खाने के बाद सारे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सॉन्ग लैन, लैन कुरैन और चिंगेंजुन को बताता है कि जिन सेक्स से एक लेटर आया था
आप लोग भूले तो नहीं हो ना सॉन्गलैन को? विंग के अंकल, हाँ, वो यहीं रहते हैं और जब से वांग जी इस क्लैन से गया है, तब से सॉन्गलैन ही उनकी मदद करता है। आधी से ज़्यादा तो सॉन्गलैन ही उनकी मदद करता है। तो अब हम कहानी पे आते हैं। सॉन्गलैन उनको बताता है कि जिन सेक्ट और बाकी कुछ सेक्ट से हमें लेटर आया है, उनको हमसे कुछ बातें करनी है। युद्ध के कारण हमें युद्ध करने के लिए अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और साथ ही हमें ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही आक्रामक हो गए हैं और बहुत लोगों को उन्होंने हार्म भी पहुंचा दिया है। ये बोलकर वो उन लोगों को देखते हैं। तभी चिंगहन जुन कहते हैं, हाँ, इस बारे में तो हमें भी उनसे बात करनी है। वैसे कल कितने टाइम आने वाले हैं वो सभी? ये सुनकर सॉन्गलैन उन्हें बताता है कि दोपहर तक सारे क्लैन के सेक लीडर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये सुन वो सभी अपना सर हिलाते हैं और फिर अपने अपने रूम में जाकर वो सो गए थे। विंग युवान के पास सोया हुआ था और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। फिर क्या, वो युवान के फॉरहेड पे किस करता है और उसके साथ वहीं पर सो गया था। अगली सुबह नॉर्मल सा रूटीन था। आज भी युवान अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था, क्योंकि विंग ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि अब उसे युद्ध करना और उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी बचपना को जिए, अपने दोस्तों के साथ खेले। इसीलिए युवान भी अपने दोस्तों के साथ खेलता था और उसने अपने दोस्तों को वहाँ लेके गया जहाँ पर उसके खरगोश है। उसके दोस्त भी उस खरगोशों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। पहले वो खरगोश इधर-उधर भाग रहे थे, उनके पास आ नहीं रहे थे, पर जब युवान ने उन लोगों को बुलाया तो वो खरगोश एक पल में उनके पास आ गए थे। सारे बच्चे वहाँ पर खेलने लगे। वहीं दूसरी तरफ अब सारे सेक्ट के सेक्ट लीडर आने लगे थे। एक हॉल में सारे लोग बैठे हुए थे। सारे लोग मीटिंग कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन बहुत ज़्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। दिन ब दिन उनकी दहशत बढ़ती जा रही है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें जासूसों से पता चला है कि ब्लैक ड्रैगन की आर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उन्होंने तो ब्लैक एनर्जी से पपेट बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को पता है, सू क्लैन के पास ही एक और क्लैन था। उसके क्लैन में कुछ लोगों ने हमला कर दिया और वहाँ के पानी में कुछ नशीली पदार्थ मिला दी, जिससे वहाँ के सारे इंसान पपेट बन चुके हैं और वो सभी ब्लैक ड्रैगन के काबू में आ चुके हैं। ब्लैक ड्रैगन उन लोगों को अपने काबू में कर रहा है और उन्हीं लोगों से हमला भी करवा रहा है दूसरे लोगों पर। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उस ब्लैक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सके। हमें किसी न किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है। तभी चिंगेनजुन बोलते हैं, मैंने भी सुना है उनके पास तो इन आयरन है। इन आयरन के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम भले ही स्ट्रांग हो, पर भी इन आयरन के सामने हम वीक ही पड़ जाएंगे। इन आयरन हमारी पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा और ब्लैक एनर्जी छोड़ेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे, पर हम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये सुनकर जिन गोंगशान कहता है, हमें किसी इंसान की ज़रूरत है जो इन आयरन को रोक सके, और वो कोई नहीं, ईलिंग पैट्रियार्क है। हमने कई बार सुना है उनके बारे में। वो एक फॉक्स है और फॉक्स तो इन आयरन की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है ना। हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तब हमारी पावर 2 गुना हो जाएगी। ये सुनकर लैन कुरैन, चिंगेनजुन, सॉन्गलैन और जैंग फैमिया, जैंग जैंग सारे लोग शॉक हो गए थे। वो एक साथ बोलते, कभी नहीं। ये सुनकर सारे लोग उनकी तरफ देखने लगे कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है, जबकि अच्छा ही होगा ना। जब वो ईलिंग पैट्रियार्क हमारे साथ देगा तो हम ब्लैक ड्रैगन को हरा देंगे और साथ ही उनके इन आयरन को भी अपने कंट्रोल में कर लेंगे। पर ये क्यों मना कर रहे हैं? वो ये बात उनसे पूछ भी लेते हैं कि आखिर आप लोग ये मना क्यों कर रहे हो? ये सुनकर सारे लोग एक दूसरे का फेस देखने लगे। लैन कुरैन, चिंगेनजुन एक दूसरे का फेस देखते। तभी सॉन्गलैन कहता है, असल में हमारी ये बात नहीं था, हमारा ये मतलब नहीं था कि हम नहीं चाहते कि ईलिंग पैट्रियार्क हमारी मदद ना करे। असल में आप लोगों को पता ही होगा, ईलिंग पैट्रियार्क किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो पर्सन कौन है, कैसा दिखता है, और हम उनके ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या पता हीलिंग पैट्रियार्क हमारी मदद करना चाहे या ना चाहे। और हाँ, हमें तो ये भी नहीं पता कि अगर वो हमारी मदद करेंगे भी तो क्या मांग ले। हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर जिन गोंगशान कहता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है,
अगर उनको जो भी कुछ चाहिए होगा हम दे देंगे, हमारे पास पैसे हैं, हम इतने अच्छे कल्टीवेटर हैं और साथ में हमारे क्लैन भी तो बड़े-बड़े हैं। उस इलिंग पेट्रिया को चाहिए ही क्या, पैसा और कुछ इज़्ज़त, हम दे देंगे। बस हमें इलिंग पेट्रिया की मदद ही तो चाहिए, वो बस इन आयरन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद कर दे, उसके बाद हम सारे ड्रैगन को हरा देंगे। ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनकर वो सारे उनकी तरफ देखकर बोलते, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? वो बताते हैं कि फॉक्स इन आयरन को कंट्रोल कर सकता है पर पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकता, और वो सिर्फ एक ही फॉक्स है। वो एक फॉक्स क्या कर लेगा? कितनी हद तक वो पावर को अब्सॉर्ब कर पाएगा इन आयरन का? हमें नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा। ये सुनकर सॉन्गलैन भी उसका साथ देता है, लैन चिंगेंजुन भी उसका साथ देते हैं, जैंग फैम या जैंग चैंग भी उसका साथ देते हैं। पर इस बार वैन रूहान कहते हैं, तो आपको क्या है, बस थोड़ा बहुत ही इन आयरन का पावर कम हो जाएगा तो हम लोग उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, हम उनको हरा सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं, हम भी बहुत पावरफुल हैं। तो बस इन आयरन की थोड़ी सी पावर कम होने पर हम उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। ये सुनकर चिंगेंजुन और लैन कुरैन कुछ कह नहीं पा रहे थे। अब वो कह भी क्या सकते हैं? वो इन लोगों को कैसे बताएं कि वो नहीं चाहते कि विंग इस युद्ध में पार्ट ले और फिर विंग को कुछ हो जाएगा तो युआन का क्या? वो चाहते नहीं हैं कि जैसे वांग जी उनसे दूर हुए हैं, विंग भी उनसे दूर हो जाए। वो कभी नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि युआन अनाथ हो जाए। तभी जैंग फैमा कहते हैं, आप लोग उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? वैसे भी वो एक लौता फॉक्स है, क्या होगा अगर उस युद्ध में वो फॉक्स नहीं रहा तो उसकी पूरी खानदान ही मिट जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा पर्सन उस युद्ध में जाए। क्या होगा अगर वो फॉक्स अकेला अपनी प्रजाति में अकेला हो और साथ में उसकी फैमिली हो, तब क्या होगा? अगर वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी फैमिली का क्या? उसके आने वाली पीढ़ी का क्या? उसके बच्चों का क्या होगा? ये सुनकर जिन जुशवान कहता है, पर फादर इन लॉ आप भी तो सोचिए, हमारी भी तो फैमिली है, हम भी किसी के बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी किसी के अल्फा हैं, पर हम भी तो युद्ध में जा रहे हैं ना, हम भी तो खतरा मोल ले रहे हैं ना। तो क्या वो फॉक्स हमारे लिए इस कल्टीवेशन को बचाने के लिए, कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने के लिए इतना नहीं कर सकता? क्या वो इतना नहीं कर सकता? ये सुनकर सारे लोग जिन जुशवान का साथ देने लगे। वहीं लैन कुरैन, चिंगहेन जून, सॉन्गलैन, जैंग चैंग और जांग फैम अब शांत हो गए थे। अब वो कर भी क्या सकते हैं? तभी जैंग चैंग कहता है, हाँ, हम आपकी बातों को समझते हैं, पर क्या आप लोग जानते हो कि आखिर इनलिंग पैट्रियार्क है कहाँ? कौन है वो? आप लोग जानते हो? उसके बारे में आपको क्लू मिला है? कहाँ रहता है? नहीं ना, तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि आप उससे मदद मांगोगे? आपको तो ये भी नहीं पता कि ईलिंग पैट्रियार्क रहता कहाँ है। आप लोग कैसे मदद मांगोगे उससे? वहीं ईलिंग पैट्रियार्क, उसे तो खुद अपनी मर्जी चलानी होती है, अपनी मर्जी से वो आता है, अपनी मर्जी से जाता है। आज तक उसका फेस भी किसी ने नहीं देखा, तो हम कैसे कह दें कि उस इंसान से हम मदद मांगेंगे और वही फॉक्स होगा और हम उससे मदद मांगेंगे तो वो हमारी मदद कर देगा? हम कैसे बोल सकते हैं? और ईलिंग पैट्रियार्क के कारण हम खाली हाथ ऐसे ही बैठे रहें, हम कुछ भी नहीं करें, वो ईलिंग पैट्रियार्क का सिर्फ गुण गाते रहे? आप लोग ऐसा चाहते हो? ये सुनकर सारे लोग फिर चुप हो गए थे। सारे लोग सोच में पड़ गए थे, अब क्या करें? यही सब बातें वो सोच रहे थे कि तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि कोई पर्सन आ रहा है। ये सुनकर सारे लोग गेट की तरफ देखने लग गए थे। कुछ डिसिपल साइड हो गए थे। वो पर्सन ब्लैक कपड़ों में था, पूरी तरह ब्लैक। उसके फेस में भी मास्क लगा हुआ था, उसके हाथ में बांसुरी थी, साथ में उसके बाल भी लहरा रहे थे। उसके बालों में एक वाइट और एक रेड कलर का रिबन बंधा हुआ था। ये देखकर सारे लोग उसे पहचान गए कि ये और कोई नहीं, ईलिंग पैट्रियार्क है। वहीं लैन कुरैन, चिंगेंजुन, जैंग फैमिया, सॉन्गलैन और साथ ही जैंग चैंग सारे के सारे खड़े हो गए थे। वो विंग को देख रहे थे। हाँ, वो हमारा विंग था। सारे लोग जोर से बोलते हैं, ईलिंग पैट्रियार्क। ये सुनकर सारे लोग खड़े हो गए थे, एक एक करके वो खड़े हुए थे और वो विंग को आते हुए देख रहे थे। वहीं विंग सारे लोगों के बीच में आके खड़ा हो गया था, हॉल के बीचों बीच, और वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, आप लोगों को मेरा ही इंतज़ार था ना? लो, मैं आ गया।
आप लोगों ने मुझे याद किया और मैंने आप लोगों की विश पूरी कर दी। कहिए आप लोगों ने मुझे याद क्यों किया? ये सुनकर जिन गोंगशान कहता है, इलिंग पेट्रियार्क हमें आपकी मदद चाहिए। आपको तो पता ही है ना, आजकल ब्लैक ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही आतंक मचा रहे हैं, तो उससे ही लड़ने में हमें आपकी मदद चाहिए। ये सुनकर विंग उनकी तरफ देखता है और फिर कहता है, बस इतनी सी ही काम, आपको इतने ही साल काम करने के लिए मुझे इनवाइट करना था। ये सुनकर वैन रोहान कहता है, नहीं इलिंग पेट्रियार्क, ये इतनी सी बात नहीं है। उनके पास इन आयरन है और इन आयरन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इन आयरन को सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हो। ये सुनकर विंग गहरी से शाय करता है और वो सबकी तरफ देखता है और सबकी तरफ देखकर वो लैन कुरैन और चिंगहेंजुन की तरफ देखता है। लैन कुरैन चिंगहेंजुन उसे इशारों में ही मना कर रहे थे, पर विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर वैन रूहान और जिन गोंगशान की तरफ देखकर बोलता है, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इस युद्ध में पार्ट लूँगा, पर मैं कभी भी अपना फेस आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा और मेरी जब मर्जी होगी तब मैं आऊँगा। और हाँ, मेरी इस युद्ध में शामिल होने की कुछ वजह है, तो वे उस वजह के कारण ही इस युद्ध में शामिल हो रहा हूँ। तो कोई ये मत समझना कि मैं आप लोगों के कारण ये सब कर रहा हूँ। अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं वो करूँगा, अगर मेरी मर्जी नहीं होगी तो मैं वो नहीं करूँगा। कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं। वहीं वैन रूहान की तरफ देखकर कहता है, वैन रूहान, आपका नाम यही है ना? ये सुनकर वो इंसान वैन रूहान अपना सर हिलाता है। विंग उनकी तरफ आते हुए कहता है, असल में मुझे आपसे ही काम था। मुझे आपकी फैमिली से कोई पर्सन चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ। ये सुनकर वैन रूहान अपना सर हिलाता है, पर वो कंफ्यूज था कि आखिर लीलिंग पेट्रियार्क को कौन सा पर्सन चाहिए उसके घर से। पर वो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसे सच में ब्लैक ड्रैगन को हराना है। इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से उस ब्लैक ड्रैगन को हटाना है और फिर इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज भी करना है। यही सोचकर वो अपना सर हिलाता है। फिर विंग अपने सर को दूसरी तरफ करता है और फिर वो जिन गोंगशान की तरफ देखकर बोलता है, और आपसे मुझे कुछ चाहिए और वो मैं बाद में बता दूंगा। ये बोलकर वो सबकी तरफ देखता है और सबसे एक एक चीज़ मांगने लगा और सबको कहने लगा कि मैं आप लोगों से ये चीज़ मांग तो रहा हूँ, पर आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों का गुलाम हूँ। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तो कोई मुझे हुक्म मत देना। ये बोलकर वो सबकी तरफ देखता है। सारे लोग अपना सर हिलाते हैं। फिर वो कहते हैं, बस हम आपकी पूरी बात मानेंगे, बस वो ब्लैक ड्रैगन को हराना है आपको। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो वहाँ से गायब हो गया। विंग को जाते हुए देखकर सारे लोग शाय करते हैं और फिर वो खुशफुसाने लगे कि आखिर उन ईलिंग पेट्रियार्क ने उनकी फैमिली से कुछ लोगों को क्यों मांगा है। हाँ, विंग ने कुछ लोगों को ही मांगा है, सारे घर से एक एक इंसान या दो दो इंसानों को। वहीं लैंडकुरैन और चिंगेंजुन एक दूसरे का फेस देख रहे थे कि आखिर विंग करना क्या चाहता है। उन्हें विंग से बात करना होगा क्योंकि विंग इस युद्ध में पार्ट नहीं ले सकता। उसके पास एक छोटा सा बेबी है। वो इस युद्ध में पार्ट लेकर क्या अपने आप को खतरे में डालना चाहता है? अगर खतरे में डालना भी चाहता है तो युवान का क्या होगा? सारे यही सब सोच रहे थे। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद सारे लोग अपने अपने सेक्ट के लिए निकल गए थे। वहीं जैंग और लैंस बैठकर विंग से कुछ बातें कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि आखिर विंग ने ऐसा किया क्यों? विंग को उनके सामने नहीं आना चाहिए था। क्या होगा अगर विंग के बारे में उनको पता चल गया? तब तब क्या होगा? उनको खतरा हो जाएगा, विंग को खतरा होगा, उनके बेबी को खतरा होगा। ये सुनकर विंग उनको बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। विंग अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है, कोई भी उसे टच भी नहीं कर सकता। ये बोलकर वो उन सभी को देखता है। सारे लोग वहाँ पर विंग को मनाने लगे कि उसे युद्ध में पार्ट नहीं लेना चाहिए, पर विंग तो जिद पे अड़ गया था कि उसे युद्ध में पार्ट लेना है, मतलब लेना ही है। उसने इतने सालों तक, पूरे 3 सालों तक इसी युद्ध के कारण ही तो अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है। वो वांगजी को चाहता है, इसीलिए वो उसे पाने के लिए इस युद्ध में भाग लेना चाहता है। और ये सभी कह रहे हैं कि इस युद्ध में मत जाओ। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे जाना ही है। इस युद्ध के कारण ही तो, उन ड्रैगन को हराने के कारण ही तो विंग ने कितना कुछ किया है।
अब वो पीछे नहीं हट सकता। वो सभी को यही कहकर वहाँ से निकल गया था। सारे लोग अपना सर पकड़ लेते हैं। फिर 1-2 दिन के बाद ही विंग ईलिंग के लिए निकल गया था। सारे जितने भी लोगों को विंग ने चूज़ किया था, वो सारे भी ईलिंग पहुँच चुके थे। तो उनमें से हम जानते हैं कि आखिर विंग ने किस-किस को चुना है।